हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट लेसन सत्ता के साझेदारी को शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने भूगोल के 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आज राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट लेसन को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्ता के साझेदारी। नाम से ही पता चलता है वह सत्ता के साझेदारी मतलब सत्ता का बंटवारा। और सत्ता के साझेदारी यानी कि हम अगर सीधे तौर पर कहें तो किसी भी देश में सत्ता को अनेक स्तर पर बांटना, सरकार को या शक्तियों को अनेक स्तर पर बांटना, यह हम सत्ता के साझेदारी यानी कि जिसका अच्छा उदाहरण हम लोकतंत्र ले सकते हैं। लोकतंत्र हमने 9th क्लास में पढ़ा है। लोकतंत्र क्या है? जहां जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। वह लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है लोकतंत्र। अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे, लोक प्लस तंत्र, तो जहां पर बनता है जनता का शासन। इस लेसन में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम सत्ता की साझेदारी पर हम इस लेसन में जिक्र करेंगे। इसकी शुरुआत हम भारत से ही करते हैं। मान लीजिए भारत में सत्ता का बंटवारा किया गया है। भारत जैसे कैसे विभिन्न विभिन्नताओं से भरा हुआ जनसंख्या के आधार पर है, मिट्टी के आधार पर अनेक विभिन्नताएं भारत में पाई जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग देखते हुए भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, जिसके कारण इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी आज हमारा देश पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। यानी कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो सरकार है, शासन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि दुनिया में इस कह सकते हैं कि अच्छा उदाहरण है। जब भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया का अधिकतर देशों ने इसका मजाक उड़ाया था। वह भारत ने जुआ खेला है कि ये लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा भारत में इतनी जनसंख्या होते हुए, लेकिन भारत ने अपने लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत बनाया है। यहाँ हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो भारत में जैसे शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, भारत में 3 स्तर अपनाए गए हैं सरकार के। यानी कि भारत की जो शक्तियां हैं, जो शासन है, 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद आती है हमारी स्थानीय सरकार। यानी कि भारत की शक्तियों को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले केंद्र सरकार पूरे देश पर नियंत्रण करती है, राज्य सरकार एक राज्य में शासन स्थापित करती है, और स्थानीय सरकार जो हमारे कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर जिला, तहसील और गांव के स्तर पर शासन व्यवस्था को कायम करती है। इसी स्तर को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेसन में दुनिया के अनेक उदाहरणों के साथ हम सत्ता के साझेदारी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग, भाषाई कह सकते हैं कि बोलने वाले लोग हैं, जैसे सिंहली और तमिल। 2 प्रकार के तमिल हैं, भारतीय मूल के और श्रीलंकाई मूल के। यानी कि कुछ ऐसे तमिल हैं जो गुलामी के समय, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वो श्रीलंका में चले गए थे। उनके पूर्वज वो भारतीय तमिल कहलाए और श्रीलंका में जो पैदा हुए थे वो श्रीलंकाई तमिल थे। यहाँ पर सिंहलियों की संख्या ज़्यादा थी। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इन्होंने सत्ता पर कह सकते हैं कि अपना नियंत्रण स्थापित किया। लगभग 1991 के बाद द्वि ध्रुवीयता जब खत्म हुई, अनेक प्रकार से सत्ता का बंटवारा हुआ और श्रीलंका में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हो जाने के कारण श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद श्रीलंका ने क्या किया? लोकतंत्र को अपनाया और वहाँ पर निर्वाचित सरकार का गठन किया। सिंहलियों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर
बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, इसको हम बोलेंगे बहुसंख्यकवाद, वह जिनकी संख्या ज़्यादा हो उन्हीं का प्रभुत्व। श्रीलंका में सहेलियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए वो शासन पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग शासन स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जहाँ तमिल कम थे, तमिलों की संख्या कम थी, इस कारण से इनको नज़रअंदाज किया गया, मतलब इनको प्राप्त अधिकार नहीं मिले। हर मामले में, हर फील्ड में इनको कमतर समझा गया और बराबर के अधिकार नहीं दिए गए। इसलिए इन्होंने, तमिलों ने अपने अधिकार स्थापित करने के लिए, मांग उठाने के लिए आंदोलन किए, आवाज़ उठानी शुरू की, संगठन बनाए और श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण बाद में सरकार को झुकना पड़ा, या कह सकते हैं कि बहुसंख्यक जो सहेली थी उन्होंने झुकना पड़ा और तमिलों को बराबर के अधिकार दिए गए। और आंदोलनों में हजारों लोग, कह सकते हैं तमिलों के या कह सकते हैं सहेलियों के, मारे गए। और अंत में परिणाम क्या हुआ, तमिलों की संख्या, कह सकते हैं कि उनको बराबर के अधिकार स्थापित करने पड़े। जहाँ एक आंदोलन, यानी कि तमिलों ने क्या किया, अपने अधिकार कैसे लिए, आंदोलनों के माध्यम से, या कह सकते हैं वहाँ पर अपने संगठनों को या राजनीतिक पार्टियां बनाई, उनके माध्यम से अपने अधिकार स्थापित करने का, कह सकते हैं, संघर्ष किया और बाद में बराबर के अधिकार उनको दिए गए। उसके बाद हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, बेल्जियम। बेल्जियम भी इसी प्रकार एक छोटा सा देश है। यहाँ पर फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच और डच दो भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसी प्रकार इनकी संख्या भी कम ज़्यादा है, जिस प्रकार हमने श्रीलंका में पढ़ा है कि सहेली और तमिलों की संख्या है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम ज़्यादा है। इसको देखते हुए, श्रीलंका का उदाहरण देखते हुए बेल्जियम ने अपनी समझदारी दिखाई। इसको हम बोलेंगे बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी क्यों कहेंगे, बेल्जियम ने श्रीलंका का उदाहरण देखा कि वहाँ पर रक्तपात हुआ, अनेक लोग मारे गए, लेकिन अंत में फिर भी लोगों को अधिकार, समान अधिकार देने पड़े, बराबर के अधिकार देने पड़े। तो इन्होंने क्या किया, बेल्जियम को समय रहते बिना किसी गृह युद्ध के यहाँ पर डच और फ्रेंचों को बराबर के अधिकार दिए गए, चाहे सरकार बनाने में हो या नौकरी में हो, किसी भी मामले में हो, दोनों को, फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए। यहाँ पर एक और बेल्जियम दुनिया का सबसे, कह सकते हैं कि अद्भुत सरकार यहाँ स्थापित की गई। अद्भुत सरकार कौन सी थी, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी कि जैसे अगर हम भारत की कल्पना, कह सकते हैं उदाहरण के साथ अगर हम देखें तो भारत में 3 स्तर की पढ़ी हमने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारों में हमने देखा कि जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर 3 प्रकार की जो है शासन स्थापित किया जाता है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत, तहसील में ब्लॉक समिति और जिला में जिला परिषद। तो यहाँ पर हमारे ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अगर हम बेल्जियम की देखें तो वहाँ पर क्या है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक कैसे, वह फ्रेंच अपनी सरकार बनाएंगे, कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर, और डच अपनी सरकार बनाएंगे, यानी कि डचों की और फ्रेंचों की अपनी अलग अलग सरकार होगी। इसको देखते हुए वहाँ पर बिना किसी, कह सकते हैं कि संघर्ष के, बिना किसी टकराव के, बराबर के अधिकार दोनों को दिए गए, डचों को और फ्रेंचों को। ये एक हमारी सामुदायिक सरकार एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आता है दुनिया में। दुनिया में अनेक देशों ने, अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया है, और उसके स्तर पर हम लगभग सत्ता का बंटवारा है वो 4 स्तर पर कर सकते हैं। 4 स्तर पर कर सकते हैं सत्ता का बंटवारा। फर्स्ट है, अगर हमने देश के सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार देने हैं या बराबर की समानताएं स्थापित करनी है तो 4 प्रकार से हम सत्ता का बंटवारा देखेंगे। फर्स्ट है, जैसे
शासन का बंटवारा, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा 3 स्तर पर और कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट के आधार पर हम देखेंगे वे विधानपालिका क्या बनाती है, कानून बनाती है। विधानपालिका, इसमें हमारे जनता के द्वारा चुने हुए MP MLA आते हैं, देश के लिए नए नए कानून बनाते हैं। कोई समस्या है या देश के लिए वित्त वितरण है, वो इनको स्थापित करना इनकी जिम्मेवारी है। यह जनता इनको चुनकर भेजती है, जैसे हमारी संसद में भेजती है। भारत के आधार पर समझ रहे हैं हम इसको, बस सत्ता का बंटवारा किया गया है। विधानपालिका में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि MP और MLA हम भेज सकते हैं, जो देश के लिए नई नीतियां स्थापित करते हैं। दूसरे आधार पर आती है हमारी कार्यपालिका। लगभग इसमें हमारे कर्मचारी वर्ग आता है, कर्मचारी वर्ग आता है जो देश के लिए काम करता है। यहां इसका काम है कानून बनाना। विधानपालिका देश के लिए कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। लागू करना है कार्यपालिका का काम, जो कानून विधानपालिका ने बनाया है उसको लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। और तीसरे नंबर पर आती है न्यायपालिका। मान लीजिए कोई इन कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है तो उनकी रक्षा करना, इसमें हमारे कोर्ट आ जाते हैं, सारे न्यायालय। ये भी 3 स्तर पर लागू करना। हमारे जिला स्तर पर जिला अदालतें, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और देश के स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च है, जो दिल्ली में जो मुख्यालय है उसका। तो ये 3 स्तर पर किसी भी देश के सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अगर हम इन आधार पर किसी की एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है, ना तो विधानपालिका के पास पूर्ण सत्ता है, ना कार्यपालिका के पास, ना न्यायपालिका के पास, इनके बराबर बराबर शक्तियां हैं और एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए हम देखें कि विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसको रक्षा करती है, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों का मकसद एक ही है, देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। दूसरा आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये दूसरा उदाहरण है सत्ता की साझेदारी का, यानी कि सत्ता का बंटवारा हम दूसरे स्तर पर करते हैं। केंद्र सरकार है, पूरे देश के शासन को संभालती है। केंद्र सरकार का काम है पूरे देश की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना, प्रत्येक देश के नागरिक को बराबर के समान अधिकार, उनकी रक्षा करना, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, महिलाएं हो। ये इनको जो है केंद्र सरकार जो है पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालती है। दूसरे हमारी आती है राज्य सरकार। ये केवल एक राज्य के अंदर, मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा सरकार जो है स्थापित करती है, केवल हरियाणा के शासन व्यवस्था को संभालती है एक राज्य की सरकार। यानी कि केवल एक राज्य की शासन व्यवस्था को संभालने का उत्तरदायित्व किसका है, राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग अलग कह सकते हैं कि इनको शक्तियां प्रदान की गई है, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, अलग अलग राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार अपना दबाव राज्य सरकारों पर ना बनाए, इसलिए इनको कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जो केंद्र सरकार की कह सकते दबाव में काम नहीं करती। तीसरे स्तर की सरकार है हमारी स्थानीय सरकार। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 गांव को कह सकते हैं कि स्थानीय शासन को 3 स्तर पर बांटा गया है।
गांव में ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। ये सारी तीनों की तीनों हमारी राज्य सरकार के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। एक ग्राम सभा आती है, बच्चे कई बार ग्राम सभा यानी कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राम पंचायत कोई ग्राम सभा मान लेते हैं। ग्राम सभा होती है गांव में जिनको 18 वर्ष, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो सभी क्या है ग्राम सभा में आते हैं और वो ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं ग्राम सभा के लोग, ठीक है। निश्चित टाइम पर बैठ के होना ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना ग्राम सभा का काम है। आगे आता है, तीसरे नंबर पर आता है सामुदायिक सरकार। हमने 2 स्तर पढ़ लिए हैं सत्ता के साझेदारी के। तीसरा स्तर आता है सामुदायिक सरकार। हमारे तो यहाँ स्थानीय सरकार ले लिया, लेकिन जैसे हमने बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा है, बेल्जियम में क्या है, वहाँ सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक मतलब वहाँ फ्रेंच और डच बोलने वाले हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनकी अलग अलग सरकार है, फ्रेंचों की अलग है और डचों की अलग है। जैसे हमारे यहाँ स्थानीय सरकार है, वहाँ पर क्या है, फ्रेंचों की सरकार अलग बनती है और डचों की सरकार अलग बनती है, ताकि कोई टकराव या कह सकते हैं संघर्ष ना हो। तीसरे स्तर पर आती है हमारी सामुदायिक सरकार। एक पार्ट और होता है सत्ता की साझेदारी का, फोर्थ है दबाव समूह और आंदोलन। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए फोर्थ जो पार्ट है हमारा काफ़ी अहम योगदान देता है। सबसे पहले हम दबाव समूह को देखते हैं। दबाव समूह क्या होता है, जो कभी चुनाव ना लड़कर, ऐसा समूह जो कभी चुनाव ना लड़कर केवल सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव बढ़ाता है, संघर्ष करता है, वह सरकार हमारी मांग को माने। इनका एक ढांचा होता है, मजबूत ढांचा होता है, परिप्लान होता है, योजनाएं होती हैं, वह कैसे हमने सरकार से अपनी मांगों को मनवाना है, इसको हम दबाव समूह कहते हैं। ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ते डायरेक्ट, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते, ये केवल सरकार से अपनी कह सकते हैं मांग मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि आम नागरिकों को कोई समस्या ना हो। और आंदोलन, इनका कोई परिप्लान नहीं होता। अनेक प्रकार के आंदोलन हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं भारत में कितने ही आंदोलन होते हैं, किसानों का हो, कर्मचारियों का हो। उनका मुख्य मकसद क्या होता है, बिना किसी परिप्लान के, बिना किसी योजना के, ये अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये भी रोड जाम करते हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करते हैं। इनका मकसद भी क्या होता है, सरकार से अपनी मांगें मनवाने का प्रयत्न करना। इसके बाद हमारा आता है, भाई हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि सत्ता की साझेदारी, भाई सत्ता का बंटवारा स्टार्टिंग से लेकर भारत का है, बेल्जियम का है, श्रीलंका का है, हमने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो एक सवाल उठता है कि हमने क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। वैसा किस साझेदारी के बिना काम चल सकता है, बस सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका मैं पहले भी जिक्र किया है कि भारत में अनेक जाति धर्मों के लोग, भाषा बोलने वाले, तीज त्योहार अलग अलग हैं, अनेक विविधताएं हैं भारत में। तो उसको देखते हुए सभी को बराबर के अधिकार देने के लिए, ताकि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी को बराबर या मौलिक अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, अनेक अधिकार जो है उपलब्ध करवाने के लिए सत्ता के साझेदारी को जो है अपनाया गया है। और भारत जैसी इतनी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए सत्ता के साझेदारी का होना जरूरी है। भारत अंग्रेजों का इतने समय तक गुलाम रहा, अगर अपने आज़ादी को बनाए रखना चाहता है तो उसको सत्ता के बंटवारा जो है सभी लोगों को बराबर करना होगा। इसके साथ ही आज का जो हमारा लेसन है यही होता है, वह सत्ता की साझेदारी बड़े बड़े देशों के लिए, दुनिया के अधिकतर देशों के लिए ज़रूरी है। अगर अपने देश के सभी नागरिकों को मूल अधिकार समान कह सकते हैं दृष्टि से अगर नागरिकों को प्रदान करने हैं तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट लेसन था ये राजनीतिक शास्त्र का। थैंक यू।